स्वागत है। गुजरात के नर्मदा जिले में बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा का आज अनावरण हो गया। पीएम मोदी ने यह प्रतिमा देश को समर्पित कर दी। सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर नर्मदा के केवड़िया में पीएम मोदी ने मूर्ति का अनावरण किया। 30 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने गंगा, यमुना, नर्मदा समेत 30 छोटी बड़ी नदियों के जल से प्रतिमा के पास स्थित शिवलिंग का अभिषेक किया। हेलीकॉप्टर के जरिए प्रतिमा पर फूलों की बारिश की गई। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम के किनारे बनी यह मूर्ति 7 किलोमीटर दूर से नजर आती है। सरकार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पश्चिम भारत के सबसे शानदार पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ पर्यटकों के आकर्षण के लिए कई और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रतिमा स्थल पर लेजर शो चलेगा। पास में ही म्यूजियम, रिसर्च सेंटर और फूड कोर्ट होगा। यहाँ सरदार म्यूजियम बनाया गया है, जहाँ सरदार पटेल से जुड़े 40,000 दस्तावेज, 2,000 दुर्लभ फोटो संग्रहित की गई हैं। यहाँ 45 हेक्टेयर में टाइगर सफारी बनाई जाएगी। कच्छ की तर्ज पर 250 रूम की टेंट सिटी बनेगी। इसमें 500 लोग ठहर सकेंगे। नर्मदा जिले में सरदार सरोवर डैम पर बनी सरदार पटेल की यह मूर्ति कई मायनों में खास है। इस प्रतिमा से जुड़ा अहम फैक्ट यह है कि इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर इसलिए रखी गई है क्योंकि गुजरात असेंबली में 182 सीटें हैं। ये देख सकते हैं आप, ये गगनचुंबी इमारत। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कुल वजन 1700 टन है। इसे बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसके निर्माण में 25,000 टन लोहे और 90,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन कला से बनाया गया है। इसमें 4 धातुओं के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसमें बरसों तक जंग नहीं लगेगी। इसके निर्माण में 85% तांबा इस्तेमाल हुआ है। सरदार की इस प्रतिमा के होंठ, आंखें और जैकेट के बटन 6 फीट के इंसान के कद से भी बड़े हैं। इसमें 70 फीट लंबे हाथ हैं और पैरों की ऊंचाई 85 फीट से ज्यादा है। स्टैच्यू में लगी लिफ्ट से टूरिस्ट 135 मीटर ऊपर प्रतिमा के हृदय तक पहुंच सकेंगे। इस ऊंचाई पर एक दर्शक दीर्घा बनाई गई है, जहां से टूरिस्ट बांध और पास की पहाड़ियों का दीदार कर सकेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हर तरह के मौसम की मार झेलने में सक्षम है। ये 6.5 तीव्रता के भूकंप तक को सह सकती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लोग सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि अंधेरे में भी देख सकेंगे। इसके लिए लेजर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। अपनी बनावट से ही नहीं बल्कि सरदार पटेल की यह प्रतिमा अपने कद को लेकर भी सबसे खास है। इसे दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गौरव हासिल है। सरदार पटेल की इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। इससे पहले चीन की स्प्रिंग बुद्ध सबसे ऊंची प्रतिमा थी। इसकी ऊंचाई 153 मीटर है। तीसरे नंबर पर जापान में बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का नंबर आता है, जो 120 मीटर ऊंची है। आप तमाम मूर्तियां मेरे साथ देख सकते हैं। प्रतिमा का नंबर आता है जो 120 मीटर ऊंची है। आप तमाम मूर्तियां मेरे साथ देख सकते हैं। और आखिरी में आता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नंबर। न्यूयॉर्क की 93 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जिसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अनावरण के मौके पर कांग्रेस पर हमला भी बोला। पीएम मोदी ने देश की एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पटेल के दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि आज देश के उन सपूतों का सम्मान हो रहा है जिन्हें चाहकर भी इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने कांग्रेस का बिना नाम लिए उस पर पटेल का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। कई बार तो मैं हैरान रह जाता हूं जब देश में ही कुछ लोग हमारी इस मुहिम को राजनीति के चश्मे से देखने का दुस्साहस करते हैं। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी पता नहीं हमारी आलोचना की जाती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है जैसे हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश के महापुरुषों का स्मरण करना अपराध है क्या? क्या देश के महापुरुषों का स्मरण करना अपराध है क्या? राम मंदिर को लेकर आरएसएस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर दबाव बनाया है और कानून बनाने की मांग दोहराई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक के पहले दिन राम मंदिर का मामला उठा। मुंबई के पास भयंदर में हुई इस बैठक का उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया। भागवत ने नागपुर में दशहरा रैली में राम मंदिर निर्माण के लिए पहली बार कानून बनाने की मांग उठाई थी। अब 2 हफ्ते के अंदर फिर से आरएसएस ने कानून बनाकर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करने की वकालत की है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख
मनमोहन वैद्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय गौरव का विषय है और अभी तक अयोध्या विवाद का हल अदालतों में नहीं निकला है। राम मंदिर पर अब और चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब सरकार को मंदिर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण कर काम शुरू कर देना चाहिए और राम मंदिर का निर्माण कर राष्ट्र के गौरव को बहाल करना चाहिए। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना कानूनी कार्य नहीं था। इस्लामी विद्वानों की भी राय है कि जिस जगह को विजय प्राप्त करके मस्जिद निर्माण किया जाता है वहां प्रार्थना करना सही नहीं है। अदालत ने पहले ही कह दिया है कि नमाज के लिए मस्जिद अनिवार्य नहीं है। मुस्लिम खुली जगह पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के केस में एक और तारीख मिल गई है। तारीख पे तारीख के इस सिलसिले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देरी से मिला न्याय अन्याय के समान होता है। योगी के इस बयान को लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें योगी ने सर्वसम्मति से मामला सुलझा तो ठीक नहीं, लेकिन राम मंदिर के लिए दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं, ये बात तक कह दी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर है। मुख्यमंत्री जी, कहीं आपकी जो ये बात है इस बात को लेके नहीं है, क्योंकि अयोध्या को लेके बड़ी आशाएं थी आपको लग रहा था कि कोर्ट बहुत जल्दी सुनवाई करेगी और इसका निर्णय कर देगी। देखिए, देश की 132 करोड़ की जनता देश के न्यायपालिका पर विश्वास करती है और इसलिए जब वो हर जगह से थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है, न्यायालय की शरण में जाता है और न्यायालय से उसे न्याय मिलता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला भी इसी से जुड़ा हुआ मामला है। हमारा विश्वास है न्यायालय से इस मामले में शीघ्र कोई निर्णय आएगा और एक निश्चित समाधान पर हम पहुंचेंगे और सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप होगा। मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे आपके नेता कह रहे हैं कि अब सब्र का भार टूट रहा है। विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि नहीं, अब हमें कुछ करना चाहिए। आपको लगता नहीं साधु समाज न जाने कितनी बार आपसे आके मिल चुके और आपको भी ये उम्मीद है कि नहीं, सब्र का बात जो है उसको बांध के रखा जाए? देखिए, धैर्य से कार्य लेने की आवश्यकता है। मैंने सबसे इस बात की अपील की है कि हमें धैर्य का परिचय देना चाहिए और सभी लोग उस धैर्य का परिचय दे भी रहे हैं। जन आस्था का सम्मान सबको करना चाहिए और खासतौर पर अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में बात और मजबूत हो जाती है। मुख्यमंत्री जी, आपने 3 तलाक के लिए कानून लेके आए, आप SC ST के लिए कानून लेके आए। आपको लगता नहीं है कि अयोध्या से बड़ा और क्या मुद्दा हो सकता है? देखिए, अयोध्या हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये आस्था का विषय है और आस्था के विषय का सम्मान होना चाहिए। सर्वानुमति से समाधान निकले, अच्छी बात है। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं, जो गैस चेंबर बनी हुई है। दिल्ली और NCR में दमघोटू हवा बह रही है, सांस लेना दूभर होता जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर प्रदूषण का हाल देखें तो जहांगीरपुरी में PM 2.5 का आंकड़ा 147 और PM 10 का आंकड़ा 268 दर्ज हुआ है। आनंद विहार में यह आंकड़ा 132 और 287 दर्ज हुआ है। मंदिर मार्ग इलाके में PM 2.5 जहां 156 रहा, वहीं PM 10 का आंकड़ा 233 मापा गया। पंजाबी बाग इलाके में प्रदूषण का डाटा 164 और 360 का रहा। RK पुरम में आंकड़ा 277 और 215 के तौर पर दर्ज हुआ। नजफगढ़ में PM 2.5 जहां 135 तो PM 10 256 मापा गया। ओखला फेज 2 में PM 2.5 151 और PM 10 274 दर्ज किया गया। द्वारका के सेक्टर 8 में PM 2.5 199 और PM 10 526 दर्ज हुआ। दिल्ली के साथ साथ NCR के शहर में भी सांस लेना मुहाल हो गया है। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। गुड़गांव में स्थिति भयानक स्तर को छू गई है, यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 के आंकड़े पर है। फरीदाबाद में AQI का स्तर बहुत खराब है, यहाँ पर AQI 388 दर्ज हुआ है। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 मापा गया है, जो कि बहुत खराब की कैटेगरी में आता है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 रहा और ये स्थिति भी बहुत खराब मानी जाती है। गाजियाबाद में AQI 362 दर्ज हुआ है और ये प्रदूषण की बहुत खराब स्थिति है।
दिल्ली की दमघोटू आबोहवा से पुलिस वाले भी परेशान हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति ट्रैफिक पुलिस वालों और सड़क पर पेट्रोलिंग करने वाले पुलिसकर्मियों की है। यही वजह है कि पुलिस वाले अब मास्क पहनकर ड्यूटी कर रहे हैं ताकि प्रदूषित हवा से बच सके। दिल्ली वासी जहरीली सांस लेने को मजबूर हैं तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर एक दूसरे को घेर रहे हैं। केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुरुस्त करे ताकि निजी गाड़ियां कम चलें, तो दिल्ली सरकार का कहना है कि पराली जलाने से रोकने के लिए केंद्र किसानों की मदद करे। टीमें बना रहे हैं, वाटर स्प्रिंकलिंग करा रहे हैं, डस्ट पे काम कर रहे हैं, डस्ट कंट्रोल पे, बर्निंग ऑफ लीव्स पे काम कर रहे हैं, गार्बेज बर्निंग पे रेगुलर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी तो केंद्र सरकार से अपील है कि इसके अंदर हस्तक्षेप करे और किसान भाइयों को उपकरण मुहैया कराए जिससे वो पराली ना जलाएं। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, पॉल्यूशन एक एग्जिस्टेंशियल इशू है। अगर हम पॉल्यूशन को हल नहीं करेंगे, और पॉल्यूशन का हल करने के कई लेवल्स हैं, दिल्ली सरकार की जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है जिसमें 7,000 बसेस की कमी है, अगर उन्होंने आज बात कही कि 1,000 ई बसेस आ जाएंगे, ये जल्दी आए और इसकी अनाउंसमेंट तो ठीक है, इसका टेंडरिंग करनी पड़ती है। ये डिसीजन मेकिंग में मैं कभी कभी देखता हूं हमारे जो भाई लोग हैं वो थोड़ा सा देर ज्यादा लगा देते हैं। देश के कई शहरों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बुरी स्थिति है। यूपी के औद्योगिक शहर कानपुर की बात करें तो यहाँ AQI 397 है, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। यूपी के बागपत में भी एयर क्वालिटी बहुत खराब है और AQI का आंकड़ा 370 मापा गया है। ताजनगरी आगरा, जहाँ रोजाना हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं, वहाँ की आबोहवा भी बेहद खराब है और AQI 360 दर्ज किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब है, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 है। राजस्थान के जोधपुर शहर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब मापी गई है, यहाँ AQI 308 दर्ज हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत ने इस साल भी लंबी छलांग लगाई है। वर्ल्ड बैंक हर साल अक्टूबर में 190 देशों का ईज ऑफ डूइंग यानी कारोबार में सरलता को लेकर लिस्ट जारी करता है। इस साल की लिस्ट में भारत 77वें नंबर पर है, जबकि पिछले साल भारत 100वें पायदान पर था। 2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 130 नंबर पर था। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब पिछले यूपीए सरकार के प्रदर्शन के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 142वें नंबर पर था। वर्ल्ड बैंक की लिस्ट आने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पीएम मोदी ने कहा था कि हमें टॉप 50 में आना है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमें पहले 50 में पहुंचना है, और ये तब कहा था जब सरकार बनी तो हम पोजीशन नंबर 142 पे थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इस हमले में दूरदर्शन के एक पत्रकार की भी मौत हुई। इसी हमले में फंसे दूरदर्शन के ही एक दूसरे पत्रकार का वीडियो मैसेज वायरल हो रहा है। आतंकवादी हमला हो गया है। हम दंतेवाड़ा में आए थे इलेक्शन कवरेज पर, एक रास्ते से जा रहे थे। आर्मी हमारे साथ थी, अचानक घेर लिया है नक्सलियों ने। फिजा में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है। दिल दहला देने वाले धमाकों के बीच नक्सलियों की धमकी कलेजे को कपा रही है, लेकिन सांस रोके ये शख्स मोबाइल पर अपनी मां के नाम संदेश रिकॉर्ड कर रहा था। मम्मी अगर मैं जीवित बचा, गनीमत है। मम्मी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है इस हमले में मैं मारा जाऊं, परिस्थिति सही नहीं है। पता नहीं क्यों मौत को सामने देखते हुए डर नहीं लग रहा है। ये वीडियो दंतेवाड़ा के उस जंगल का है जहां नक्सलियों ने मंगलवार को पूरी खेल खेला था। नक्सल प्रभावित इलाके में कवरेज के लिए गई डीडी न्यूज की टीम पर नक्सली हमला हुआ था। नक्सलियों की बंदूकें
गोलियां बरसा रही थी। डीडी न्यूज के कैमरामैन अच्युतानंद साहू के साथ 2 जवान शहीद हो चुके थे। सामने थे 200 से ज्यादा नक्सली, जिनसे मुट्ठी भर जवान लोहा ले रहे थे। इसी दौरान डीडी न्यूज के असिस्टेंट कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा ने खुद को झाड़ियों की आड़ में छिपाकर प्यास से सूखते गले के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड किया। कुछ मतलब लेते हैं आप लोग? सर पानी है क्या? हा? पानी नहीं है दोस्तों, लेटे हैं। पार्टी आ गई है, टेंशन मत। जो माहौल था उसे देखते हुए उन्हें कहीं से लग नहीं रहा था कि मोर मुकुट बच सकते थे। वीडियो रिकॉर्ड करते समय उन्हें बार बार लग रहा था कि जान अब गई तब गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनकी जान बच गई। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच तकरार और बढ़ गई है। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 7 के तहत मिले अधिकार का इतिहास में पहली बार इस्तेमाल किया गया। जानों की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि आरबीआई एक्ट की परिधि में रिजर्व बैंक की स्वायत्तता निहायत ही जरूरी है और वो इसका सम्मान करती है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र में सार्वजनिक हित और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों का ख्याल रखना होता है। इसके लिए कई मुद्दों पर सरकार और आरबीआई के बीच समय समय पर गहन चर्चा होती है। सरकार ने इन चर्चाओं के जरिए मुद्दों पर अपना आकलन साझा किया है और संभावित हल के सुझाव दिए। सरकार आगे भी ऐसा करती रहेगी। वित्त मंत्रालय का यह बयान रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य को जवाब माना जा रहा है। बीते शुक्रवार को आचार्य ने कहा था कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को नजरअंदाज करना विनाशकारी हो सकता है। भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे पर सुनवाई का दायरा सुप्रीम कोर्ट ने और बढ़ा दिया। आज कोर्ट ने विमानों की कीमत और ऑफसेट पार्टनर के चयन पर भी जवाब मांग लिया। सुनवाई शुरू होते ही 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, हमारे आदेश के मुताबिक सरकार ने सीलबंद लिफाफे में सौदे के निर्णय की प्रक्रिया की जानकारी दी है। हमने इसे पढ़ा है, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। राफेल डील को लेकर हमें अब तक दी गई जानकारी में से जो भी बातें सार्वजनिक करने लायक है, सरकार याचिकाकर्ताओं को वो बता दे। विमानों के लिए ऑफसेट पार्टनर का चुनाव किस तरीके से किया गया, सरकार इसकी भी जानकारी दे। अगर ये जानकारी सार्वजनिक तौर पर बताने लायक नहीं है तो हमें सीलबंद लिफाफे में दी जा सकती है। सरकार ने राफेल विमान की कीमत को लेकर भी सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी याचिका में विमानों की तकनीकी क्षमता का मसला नहीं उठाया गया है, लेकिन कीमत को लेकर सबने संदेह जताया है। ऐसे में सरकार विमानों की कीमत को लेकर भी सीलबंद लिफाफे में जानकारी दे और अगर इस बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती तो इसके लिए एफिडेविट दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार 10 दिन में एक बार सीलबंद कवर में मांगी गई जानकारी मुहैया कराए। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। 10 अक्टूबर को जब राफेल डील का मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लगा था, तब सरकार ने इसे लेकर दायर याचिकाओं को राजनीतिक बताते हुए सुनवाई न करने की मांग की थी। उस दिन कोर्ट ने कहा था कि आप सिर्फ हमें निर्णय प्रक्रिया की जानकारी सीलबंद लिफाफे में बता दें। सरकार को उम्मीद थी कि कोर्ट आज मामले को बंद कर देगा। प्रक्रिया की जानकारी सीलबंद लिफाफे में बता दे। सरकार को उम्मीद थी कि कोर्ट आज मामले को बंद कर देगा, लेकिन कोर्ट ने विमान की कीमत और ऑफसेट पार्टनर के चुनाव पर भी जवाब मांग लिया। ऐसे में सरकार की उलझन बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने आज सुनवाई के बाद एक बार फिर सरकार को निशाने पर ले लिया है। जो 3 डायरेक्शंस मुख्य तौर पर उच्चतम न्यायालय ने दिए हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती रही है या बाकी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी ताकतें कहती रही हैं, वो बहुत हद तक सही था। और अब हम एनडीए भाजपा की सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप छुप क्यों रहे, आप बच क्यों रहे। चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जमकर लताड़ लगाई। मुजफ्फरपुर कांड में आरोपी बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और यहां तक कह दिया कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद भी मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजीब हाल है कि सरकार को मालूम ही नहीं कि एक पूर्व मंत्री कहां है। इस पर बिहार सरकार ने कहा कि मंजू वर्मा अंडरग्राउंड हो गई हैं। पुलिस ने उन्हें खोजने की
कोशिश की, लेकिन वो गायब हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आखिर मंजू वर्मा कानून की पकड़ से कैसे बाहर हैं। ऑल इज नॉट वेल। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों की यौन उत्पीड़न की जांच कर रही सीबीआई ने जब मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के आवास पर छापेमारी की थी तो वहां अवैध कारतूस मिले थे। चंद्रशेखर वर्मा ने जहां इस केस में सरेंडर कर दिया है, वहीं मंजू वर्मा फरार हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बिहार पुलिस ने मंजू वर्मा के खिलाफ बेगूसराय कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया है। इस बीच छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 27 अक्टूबर को हुए नक्सली हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। नक्सलियों ने बीजापुर के मुरदंडा इलाके में सीआरपीएफ जवानों की बख्तरबंद गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया था। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि गाड़ी 5 फीट ऊपर हवा में उछल गई थी और धमाके वाली जगह पर 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। अफसरों का कहना है कि इस आईईडी ब्लास्ट में कम से कम 50 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया होगा। इस हमले में घायल हुए 2 जवानों की हालत अब भी गंभीर है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने चुनावी राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। दिल्ली से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की, बल्कि कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। बैतूल के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की ओर से सरकार की बार बार आलोचना करने के विषय का जिक्र करने पर पीएम ने राहुल पर चुटकी भी ली। पहले एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड आती थी, तो कभी कभी वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में वो पिन अटक जाती थी, और जब पिन अटक जाती थी तो कुछ ही शब्द बार बार वो रिकॉर्डिंग में सुनाई देते थे। आपको मालूम है ना? तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पिन अटक जाती है, तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। ये चुनाव के माहौल में, आपाधापी में कुछ आपको आनंद खुशी की पल मिलती है, जरा आनंद लीजिए ना, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला आखिरकार तय हो गया। बिहार में ये तय हो गया कि बीजेपी और उसकी तीनों सहयोगी दलों को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू में पहले ही 50-50 का फॉर्मूला तय हो चुका था, लेकिन सीटों को लेकर खुलासा नहीं हुआ था। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक बिहार में बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बाकी की 6 सीटों में से रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 4 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 2 सीटें मिलेंगी। अगर 2014 के नतीजे की बात करें तब बीजेपी ने 22 सीटें जीती थी। फार्मूले के मुताबिक 17 सीटें मिलने पर उसे 5 सीटों का बलिदान करना होगा। 2014 में जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी और उसने अकेले चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन फार्मूले के मुताबिक उसे बीजेपी के बराबर यानी 17 सीटें मिलेंगी। वहीं जिस एलजेपी ने 2014 में 6 सीटें जीती थी, उसे फार्मूले के मुताबिक 4 सीटें दी जा रही हैं। इस फार्मूले को देखो तो सबसे फायदे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, जबकि बाकी तीनों दलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिहार में एनडीए के फॉर्मूले पर बोलने से आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा बच रहे हैं। कुशवाहा से जब पूछा गया कि उन्हें 2 सीटें ऑफर हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मीडिया की खबरों पर कुछ नहीं बोलूंगा। सीट बंटवारे को लेकर के स्थिति लगभग अब साफ हो गई है। 17-17-4-2 मान्य होगा नहीं होगा? अब आप लोगों की खबर के हिसाब से हम नहीं बोलेंगे, हमारी जो खबर होगी उसके हिसाब से बोलेंगे। वो तो बात सही है, सुनने में ये भी आ रहा है, हम लोग की खबर के हिसाब से ही समझ लीजिए कि महागठबंधन ने एक तरह से आपको अल्टीमेटम दिया है कि 6 तारीख तक आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। हमने कहा कि हमको जो खबर आएगी हम उसके आधार पे कुछ प्रतिक्रिया। उम्मीदें हैं। कहा जाता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को सबसे ज्यादा चिढ़ नीतीश कुमार को एनडीए में मिलती तवज्जो से है। हालांकि अब कुशवाहा भी पैचअप करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने नीतीश को बड़ा भाई बताया है और एनडीए में बने रहने की बात कही है। मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी को मैं हमेशा बड़ा भाई मानता हूँ, आज भी मेरे बड़े भाई की तरह। जितना नजदीक से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को जानता है, उतना नजदीक से कोई नहीं जानता, और जितना नजदीक से नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को जानता है, उतना नजदीक से उपेंद्र कुशवाहा को भी कोई नहीं जानता।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। बिहार के नवादा में आरजेडी के पोस्टर में तेजस्वी के साथ स्थानीय विधायक राजवल्लभ प्रसाद को दिखाया गया है। राजवल्लभ नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में जेल में बंद हैं। इस पोस्टर ने तूल पकड़ लिया है और निशाने पर तेजस्वी यादव है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इस पोस्टर को लेकर तेजस्वी की मां राबड़ी देवी के नाम खुला पत्र लिखा है। पत्र में राबड़ी को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि आप एक महिला हैं, मां हैं, पत्नी हैं और साथ ही में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। आप जहां एक महिला का दर्द समझती होंगी, वहीं राजनीति की बारीकियों से भी परिचित होंगी। क्या दुष्कर्म के आरोपी का राजनीतिक सम्मान जरूरी है? हालांकि बाद में तेजस्वी ने सफाई दी कि कार्यकर्ताओं ने उत्साह में ऐसा पोस्टर लगा दिया होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का न कंफ्यूजन खत्म हो रहा है और न ही उनकी जुबान फिसलनी बंद हो रही है। कल खरगोन में रैली में राहुल ने मोदी को प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति कह दिया। देश का राष्ट्रपति आता है, लाल में खड़ा होता है और देश को कहता है, भाइयों और बहनों, मेरे आने से पहले, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले आपके माता पिता, आपके दादा, आपकी दादी, आपके नाना, आपके नानी सब सो रहे थे। देश का राष्ट्रपति आता है, लाल में खड़ा होता है और देश को कहता है, भाइयों और बहनों, मेरे आने से पहले, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले आपके माता पिता, आपके दादा, आपकी दादी, आपके नाना, आपके नानी सब सो रहे थे। लोगों के बीच पहुंचने के लिए राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया कि उनके सुरक्षा कर्मियों के होश उड़ गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में संकल्प यात्रा के दौरान भाषण देने के बाद जब राहुल मंच से नीचे उतरे और हेलीपैड की तरफ आगे बढ़े तो लोगों ने उनका नाम पुकारना शुरू कर दिया। इसके बाद राहुल मुड़े और बैरिकेडिंग की 2 बांस बल्लियों के बीच की छोटी सी जगह से निकलते हुए लोगों के बीच पहुंच गए। उन्हें ऐसा करते देख उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवानों ने भी तुरंत बैरिकेडिंग जंप किया और राहुल को कवर करने लगे। उधर राहुल लोगों के बीच पहुंचे, उनका अभिवादन किया और फिर वो आगे रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दमोह में शिवराज ने रोड शो निकाला। रत्नुमा गाड़ी में निकले शिवराज शहर भर में घूमते हुए लोगों का अभिवादन करते दिखे। सीएम के रोड शो के आगे पीछे भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी बाइक पर चल रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक का बीजेपी से मोहभंग हो गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले अभिनंदन पाठक ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। पिछले लंबे समय से बीजेपी का प्रचार प्रसार करते रहे अभिनंदन पाठक अब कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। अभिनंदन ने बीजेपी को जुमलेबाज पार्टी भी करार दिया है। 6 दिन का जुमला छोड़ा है, वो जुमलेबाजों की पार्टी है। काला धन भी नहीं आया, 15 लाख भी खाते में नहीं आए और अच्छे दिन भी नहीं आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कुछ और शहरों के नाम बदले जाने के संकेत दिए हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के बाद ऐसी खबरें थी कि अभी कई और शहरों का नामकरण होना है। जब इस बाबत इंडिया न्यूज ने सीएम योगी से सवाल किया तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया और कहा कि अच्छी खबर के लिए इंतजार करें। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया। अब लोग कह रहे हैं फैजाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद। क्या आने वाले दिनों में इसके भी नाम बदलते हुए हम लोग देखेंगे? अब पहले ही रस्योद्घाटन कर देंगे तो फिर आपके लिए खबर ही नहीं रहेगी। खबर समय आने पर आपको उपलब्ध कराएंगे। तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा ना। अच्छा खबर समय आने पे देंगे। तो न्यायालय पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे किसने मांगी मानहानि में सिर्फ एक चवन्नी। ब्रेक के बाद पीएसी के 16 जवानों को हत्या कर दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। मेरठ के हाशिमपुरा नरसंहार में 31 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है। अप्रैल 2015 में निचली अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपी पुलिस वालों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने सभी आरोपी जवानों को हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूतों को नष्ट करने का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अप्रैल 1987 में मेरठ में दंगे पर काबू पाने के लिए पीएसी बुलाई गई थी। 21 मई को एक युवक की हत्या के बाद हाशिमपुरा इलाके में जबरदस्त हिंसा हुई, जिस पर काबू पाने के लिए 22 मई को प्लाटून कमांडर सुरेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में 19 पीएसी जवानों को भेजा गया था। इन जवानों ने मुस्लिम समुदाय के 42 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी और शवों को मुरादनगर ले जाकर गंगा नहर में फेंक दिया। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के 42 लोगों का नरसंहार लक्षित हत्या थी।
पीड़ितों के परिवारों को न्याय के लिए 31 साल इंतजार करना पड़ा और आर्थिक मदद उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा नाम आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा और 2 निदेशकों की दिवाली पुलिस हिरासत में ही मनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल शर्मा और 2 निदेशकों की दिवाली पर घर जाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। कंपनी के वित्तीय लेन देन की पूरी जानकारी न मिलने पर असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को राहत देने से इनकार कर दिया। तीनों फिलहाल पुलिस की निगरानी में नोएडा के एक होटल में नजरबंद है। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीनों की पुलिस हिरासत 15 दिन के लिए बढ़ाई थी और साफ किया था कि अगर इस दौरान भी फोरेंसिक ऑडिट संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए तो तीनों निदेशकों को जेल में दिवाली मनानी पड़ सकती है। सीबीआई घूसकांड में गिरफ्तार सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डीएसपी देवेंद्र कुमार को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो बिना इजाजत देश नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले 30 अक्टूबर को डीएसपी देवेंद्र कुमार और बिचौलिए मनोज प्रसाद को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सोमवार को देवेंद्र कुमार ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी केस में देवेंद्र कुमार को कारोबारी सतीश सिन्हा का बयान दर्ज करने में फर्जीवाड़े के आरोप में 22 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। त्योहारी सीजन में सोना जमकर इतरा रहा है। बाजार में मांग बढ़ाने के लिए सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आज सोने की कीमत 30 रुपए बढ़कर 32,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। 6 साल बाद सोना इस स्तर पर पहुंचा है। सराफा कारोबारियों के मुताबिक दिवाली और धनतेरस को देखते हुए सोने के सिक्कों की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर मामला हर रोज नए मोड़ से गुजर रहा है। तनुश्री के आरोपों से भड़की एक्ट्रेस राखी सावंत ने तनुश्री पर 25 पैसे की मानहानि का केस किया है। राखी ने डिंडोसी कोर्ट में एक केस किया है और कहा है कि तनुश्री के लिए इतना ही काफी है। इससे पहले राखी ने तनुश्री को लेस्बियन बताते हुए अपने साथ रेप करने का आरोप लगाया था। एक और जूनियर क्रिकेटर ने जबरदस्त जलवा बिखेरा। गुजरात के बड़ौदा के 14 साल के प्रियांशु मोलिया ने 556 रन की जबरदस्त पारी खेली है। प्रियांशु ने पृथ्वी शॉ के 546 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 5 साल बाद प्रियांशु ने पृथ्वी शॉ के रिकॉर्ड को तोड़ने से सनसनी मचा दी है। प्रियांशु ने डीके गायकवाड़ अंडर 14 टूर्नामेंट में महज 319 गेंदों पर 556 रन ठोक डाले। अपनी इस पारी में प्रियांशु ने 98 चौके और 1 छक्का जमाया। बैटिंग से पहले प्रियांशु ने गेंदबाजी में भी जलवा बिखेरते हुए 4 विकेट चटकाए। प्रियांशु को पृथ्वी शॉ की तरह ही भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा माना जा रहा है। पृथ्वी अभी टीम इंडिया के लिए खेल भी रहे हैं। एक्टर अनुपम खेर ने एफटीआईआई के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। अनुपम ने विवादों के बीच अक्टूबर 2017 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन का पद संभाला था। अब उन्होंने इंटरनेशनल शो के लिए 6 महीने बिजी रहने का हवाला देते हुए एफटीआईआई के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। पत्रकार से डायरेक्टर बने विनोद कापड़े की फिल्म पीहू का ट्रेलर धमाल मचा रहा है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट और महानायक अमिताभ बच्चन को एक साथ पर्दे पर देखने के लिए दर्शक बेहद उत्सुक है। इस बीच फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान के दूसरे गाने का टीजर जारी किया गया। इस गाने को श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और सुखविंदर ने गाया है। फिल्म 8 नवंबर को रिलीज होने वाली है। दिवाली पर खरीदारी में मिलने वाली बम्पर छूट के ऑफर ने वाराणसी में बवाल करा दिया। शहर के कैंट इलाके में स्थित जेएचवी मॉल में दिवाली की शॉपिंग को लेकर ग्राहकों और शोरूम स्टाफ के बीच हुए विवाद के बाद हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक शख्स घायल हो गया। बताया जा रहा है कि खरीदारी करने आए एक शख्स का शोरूम के कर्मचारियों से डिस्काउंट प्राइस को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। मुंबई के मानखुर्द में जानलेवा हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। एक युवक ने अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे शख्स के साथ देखा तो उसने आपा खो दिया। बीच बाजार उसने अपनी प्रेमिका और उसके नए प्रेमी पर चाकू से हमला बोल दिया। दोनों को घायल करने के बाद इस सनकी ने खुद को भी चाकू से मारकर जख्मी कर लिया। बाद में इन तीनों को आसपास के लोगों ने उठाकर अस्पताल भिजवाया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है।
बिहार में शराबबंदी के बीच गया से शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। हैरानी की बात यह है कि एटीएम में पैसे डालने वाली कैश वैन से शराब पकड़ी गई है। झारखंड के बोकारो से बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही इस वैन को गया के डूबी में पुलिस ने रोका तो कैश की जगह विदेशी शराब की 100 कार्टन बरामद हुई। साथ ही 2 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। यहां पुलिस के चेकिंग के दौरान पुलिस ने बीजेपी के पूर्व जिला सदस्य की कार से 5 लाख रुपए कैश जब्त किए। उनके ड्राइवर ने बताया कि ये पैसा मजदूरों को देने के लिए निकाला गया है, लेकिन वो पैसों से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिस पर पुलिस ने सारा कैश जब्त कर लिया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है। वसई पूर्व इलाके में चोरी की वारदात में साथ न देने के लिए कुछ युवकों ने अपने ही दोस्त को बीच सड़क बुरी तरह पीटा। पिटाई की यह घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपियों ने युवक पर ब्लेड और पत्थरों से हमला भी किया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा से अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आया है। सिरोंज के राजीव गांधी अस्पताल में 2 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी। इसकी वजह से परिजनों को दोनों बच्चों के शव 20 किलोमीटर तक बाइक से ले जाने पर मजबूर होना पड़ा। राजस्थान के लाखेरी में चोरनियों के गिरोह की करतूत कैमरे में कैद हो गई है। जेवर की दुकान में कुछ महिलाएं पहुंची और दुकानदार को पहले बातों में उलझाया। वहीं 2 महिलाएं तिजोरी में रखे जेवर पर नजर गड़ाए हुई थी। एक ने गहनों से भरा बक्सा ही तिजोरी से उड़ा लिया। झारखंड के गिरिडीह में अफीम की बड़ी खेप बरामद हुई है। पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने गिरिडीह पुलिस के साथ छापेमारी की और 6 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 14 किलो अफीम मिली है, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सभी अफीम लेकर पंजाब जाने वाले थे। यूएई सरकार ने अपने देश में दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एक तुगलकी फरमान सुनाया है। इस फरमान के मुताबिक अब कोई भी विदेशी यात्री बगैर इजाजत दवा लेकर यूएई में एंट्री नहीं पा सकता। यहां तक कि डॉक्टर की पर्ची के साथ भी दवा मान्य नहीं है। रोज ली जाने वाली जीवन रक्षक दवाइयों पर भी रोक लगा दी गई है। अगर किसी को दवा लेकर यूएई जाना है तो उसे पहले एक फॉर्म भरना होगा और इसमें कार्रवाई होने पर 5 दिनों का वक्त लगेगा। तो न्यायालय पे दहला में आज के लिए इतना ही, लेकिन सीधे चलते हैं सुशांत के